वीडियो। हम सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। हमारा रूल है, तो एग्जाम्पल में क्या है, ए ऑफर्स टू बाय बीज हाउस फॉर ₹10 lakhs एंड बी एक्सेप्ट सच एन ऑफर। ए ने बी को ऑफर किया था कि ए ऑफर्स टू बी ए ऑफर्स टू बाय बीज हाउस। ए ने बी को ऑफ़र किया था कि मैं आपका हाउस ख़रीदना चाहता हूँ 10 लाख रुपीज़ में, और बी ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, बी रेडी है अपना हाउस 10 लाख रुपए यानी कि 10 लाख रुपीज़ में ए को बेचने के लिए। नाउ दिस हैज़ बिकम अ प्रॉमिस। ए ने ऑफ़र किया कि मुझे आपका घर खरीदना है, बी ने एक्सेप्ट कर लिया और इनके बीच बन गया प्रॉमिस। So when the proposal is accepted and it becomes a proposal, it also becomes irrevocable. ठीक है, नॉट प्रपोजल, यहाँ पे प्रॉमिस आना चाहिए था। तो जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वो प्रॉमिस बन जाता है और वो इररिवोकेबल हो जाता है। अब दोनों के बीच प्रॉमिस हो गया तो ए अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता और ना ही बी अपनी बात से मुकर सकता है। एन ऑफर डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन बट आफ्टर द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई ऑफर जो है ना, जब तक कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करता है, जब तक कि वो एक्सेप्ट नहीं हो जाता। यानी कि अगर ए का ऑफर बी एक्सेप्ट नहीं करता तो इसमें एक ये नहीं कह सकता था मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, बी मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या कुछ भी। एक के पास चॉइस थी, वो पीछे भी हट सकता था बी के एक्सेप्ट करने से पहले अगर उसका मन बदलता तो। बट वंस बी हैज़ एक्सेप्टेड द ऑफर, बी ने एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर, उसके बाद ए पीछे नहीं हट सकता। इन दोनों के बीच अब प्रॉमिस हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं डेफिनेशन पे। सो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 defines acceptance in section 2b as when the person to whom the proposal has been made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted. Thus the proposal when accepted becomes a promise. वही हमने जो बात की थी एग्जाम्पल के अंदर कि जब प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, बस इतनी बात इस डेफिनेशन में है। और जब भी ऑफ़र बनता है यानी कि प्रपोज़ल होता है, वो इसी विलिंगनेस, मतलब वो अपनी एक पर्सन जो है वो अपनी इच्छा ज़ाहिर करता है और इसी इंटेंशन से ऑफ़र करता है कि दूसरा पर्सन जो है, जो भी पर्सन होगा वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। यानी कि उसकी रज़ामंदी बहुत ज़रूरी है प्रॉमिस बनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं मोड्स ऑफ ऑफ़र पे। बहुत ईजी था ऑफ़र। एक किसी पर्सन ने ऑफ़र किया, सेकंड ने एक्सेप्ट किया, तो अब मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, आई एम रियली सॉरी ऑफ़र बोला, एक्सेप्टेंस पे आते हैं। implied acceptance, acceptance which is not explicitly made by means of speech or writing but by the conduct of the person to whom an offer is made. ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। द स्ट्राइकिंग ऑफ हैमर थ्राइस बाय द ऑक्शनर इज ऑर्डर टू शो हिज एक्सेप्टेंस टू द ऑफर मेड बाय बिडर। जैसे कि ना एक ना आप जब उसमें जाते हैं, ऑक्शन में जाते हैं, और जो ऑक्शनर होता है वो 3 बार अपना हैमर स्ट्राइक करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बिड लगाई गई थी ना, उसने उसके ऊपर ओके कर दिया है। जिसने भी बिड लगाई थी, बोली लगाई थी कि 10 लाख का मैं सामान लेना चाहता हूँ या 20 लाख का मैं सामान लेना चाहता हूँ, 3 बार अगर ऑक्शनर ने उस हैमर को स्ट्राइक कर दिया, इसका मतलब उसकी बोली पूरी हो गई और उसको वो सामान ले जाने की इजाज़त है। ठीक है, सो इसमें यही कहा गया है कि एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बोल कर ही, स्पीच या फिर लिख कर ही बताई जाए। कभी कभार कंडक्ट यानी हमारे एक्शन से भी बताई जा सकती है, जैसे उस ऑक्शनर ने एक्सेप्ट किया बिडर का ऑफर। ठीक है, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस में एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस क्या होता है, जब आप वर्ड्स में या फिर ओरल या फिर रिटन वे में, रिटन फॉर्म में अपनी एक्सप्रेस मतलब अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं, तो उसे कहते हैं हम एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए जो है ना, उसने बी को ना ऑफ़र की अपनी कार, और यहाँ पे बी आना था। ठीक है, और बी ने रिप्लाई किया पॉजिटिवली। अब ए ने जो ऑफ़र की थी ना कार, वो मेल के थ्रू ऑफ़र की थी बी को। ठीक है, और बी ने भी मेल के थ्रू ही ए को पॉजिटिव रिप्लाई दिया। तो यहाँ पे इन्होंने रिटन फॉर्म में दिया, राइट, रिप्लाई दोनों ने, मतलब ए ने ऑफर भी रिटन फॉर्म में किया था, बी ने भी रिप्लाई रिटन फॉर्म में दिया था। तो ये रिटन वे है, राइट। तो इसे एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस बोलेंगे कि बी ने जो एक्सेप्ट किया वो भी एक्सप्रेस वे में एक्सेप्ट किया। और ऐसे ही अगर बी फिजिकली मिलकर ए को बोलता कि हाँ आई एम रेडी टू टेक योर कार, लाइक परचेज योर कार, और या फिर कॉल पर भी बोलता, तो उसे भी हम एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस में ही काउंट करते। या फिर बी लेटर भेजता रिटन वे में ए को, तो वो भी एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस में ही काउंट होता।
ठीक है। नेक्स्ट, नाउ कम्स एसेंशियल ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। सेक्शन 7(1) के अंदर गिवन है ये चीज़। तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। डेफिनेशन आप रीड कर लेना। अब जैसे ए है, ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार तुम्हें सेल करना चाहता हूँ। ए ने बी को ऑफ़र भेजा कि मैं अपनी कार तुम्हें सेल करना चाहता हूँ 10 लाख में, एंड बी सेड येस टू दैट ऑफ़र। मुझे बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो तब जाके ये जो एक्सेप्टेंस है ना वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड हुई। अगर बी गलती से भी ये बोलता है ए को, मैं लेना तो चाहता हूँ तुम्हारी कार बट मैं 10 लाख में नहीं, मैं 8 लाख में लेना चाहता हूँ, तो वहीं पर ना वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं होती, वो एक काउंटर ऑफर हो जाता बी की तरफ से। तो जहाँ पर आपकी जहाँ पे एक्सेप्टेंस ना बिना किसी कंडीशन के जैसा ऑफर दिया गया वैसी ही एक्सेप्टेंस भेजी जाए, बताई जाए, उसी को कहते हैं हम एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। बिना अपनी कोई कंडीशन रखे, कोई ना नुकुर करे, कोई नेगोशिएशन की किसी भी चीज़ के, जिस तरीके का ऑफ़र किया है आपने उसी कंडीशंस पे, ऑफ़र वाले की कंडीशन पे येस कर दिया है, उसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। और वो एसेंशियल है, बहुत बड़ा है वैलिड एक्सेप्टेंस का, ठीक है। नेक्स्ट, ना एक्सेप्टेंस में इसमें एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था, एक और एक मैंने आपको दे भी दिया। ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी, वही हमारा एग्जाम्पल था, और इसमें बस ये है कि ₹20,000 में, बट बी परसुएट्स ए टू सेल हिम द कार फॉर 10,000। बी ने कहा कि नहीं, मैं 20,000 में तुम्हारी कार नहीं लेना चाहता, मैं 10,000 में तुम्हारी कार लूँगा। तो ए ने डिनाई कर दिया। इफ़ बी एट एनी लेटर पॉइंट ऑफ टाइम अग्रीज टू बाय द बाइक और फॉर 20,000 रुपीज़, देन ए इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन टू सेल हिम द बाइक एज द काउंटर ऑफर मेड बाय पुट्स। हाँ, बाइक नहीं, यहाँ पे भी कार होना था, ठीक है। सो अब ए ने यहाँ पे, स्टोरी में आपको समझाती हूँ, बी को बोला कि ना क्या कहते हैं, मैं आपको अपनी कार सेल करना चाहता हूँ 20,000 में। एक और एग्जांपल है, आप इसे समझ के इसे समझ लीजिए। अब बी ने कहा कि ना मैं 20 में नहीं, मैं तो आपकी 10,000 में कार लेना चाहती हूँ। अब ये बाइक से कंफ्यूज मत होइएगा, बाइक नहीं है यहाँ पे, कार ही है, ठीक है। तो अब ए की मर्ज़ी है, वो बी को 10,000 में बेचना चाहता है या नहीं चाहता। वो रिवोक कर सकता है, यानी वो अपने ऑफ़र से पीछे हट सकता है, क्योंकि बी ने तो उसका ऑफ़र ख़त्म ही कर दिया, बी ने तो अपना काउंटर ऑफ़र डाल दिया है। बी ने थोड़ा ना अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस दिया है इस चीज़ को। तो यहाँ पे अगर ए चाहे मना कर दे कि मैं नहीं देना चाहता आपको अपनी कार 10,000 में, तो वो मना कर सकता है। बट हाँ, 20,000 में भी ओके हो जाता बिना किसी कंडीशन को रखे अपनी, वहाँ पे ए पीछे अपनी बात से नहीं हट सकता था, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन टू whom द ऑफर वॉज मेड। एक्सेप्टेंस सिर्फ वही पर्सन देगा जिसके लिए ऑफर बना है। ए ने बी को ऑफर किया है अपनी कार सेल करने का, तो बी ही एक्सेप्टेंस देगा। बी का कोई भी फ्रेंड, पार्टनर आके एक्सेप्टेंस बी के बिहाफ पे नहीं दे सकता है, सिर्फ बी ही एक्सेप्ट करेगा, वो ऑफर बी के लिए ही बना है, ठीक है। नो थर्ड पर्सन लिखा है ना इसके अंदर, नो थर्ड पर्सन विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफरी कैन एक्सेप्ट द ऑफर। यानी कि अगर कोई पर्सन करता भी है तो उस सिनेरियो में ए को नॉलेज होनी चाहिए, अगर ए को नॉलेज नहीं है कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता बी के अलावा ऑफर को एक्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर अ प्रपोजल टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, द एक्सेप्टेंस ऑफ सच अ प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू प्रोमिसर, ठीक है। द कम्युनिकेशन मस्ट अकर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और एनी सर्च फॉर्म इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इफ नो स्पेसिफिक फॉर्म हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट बीज ऑफर, ए बी के ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है ऑफ कार। इस बार हमने बी को लिया है कि बी ने ए को ऑफर किया था, अब ए को बी का ऑफर एक्सेप्ट करना है। तो कार का ऑफर दिया था बी ने, ठीक है, उल्टा हो गया, बस पार्टी चेंज हो गई। पहले ए हमारे एग्जाम्पल में कार बेच रहा था, बी बेच रहा है ए को, बट फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर, ठीक है। अब ए अपनी एक्सेप्टेंस देना चाहता था बी को, जैसे बी ने ना ए को ऑफर किया कि क्या तुम मेरी कार लेना चाहते हो। ए को एक्सेप्ट करना था उस ऑफ़र को, वो लेटर को पोस्ट करने वाला था बट वो भूल गया। उसने लेटर लिख के रख लिया था, वो एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करने वाला था बट वो भूल गया। तो इस सिनारियो में कम्युनिकेशन हुई और एक्सेप्टेंस की नहीं हो पाई, क्योंकि वो ए के पास पड़ा हुआ है लेटर, बी तक तो पहुंचा ही नहीं है। तो बी अगर अपनी कार अब कुछ टाइम बाद वापस देना, मतलब अपना ऑफ़र वापस लेके किसी और को भी बेचना चाहे तो वो ओके है, वो बेच सकता है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन पूरी नहीं हुई। यही ए का लेटर पहुंच जाता बी के पास, बी की नॉलेज में आ जाता कि ए ने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, तो कम्युनिकेशन पूरी
हो जाती, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है कि बी बोलता है कि मैंने आपको ईमेल किया है, आप भी मुझे ईमेल करके ही रिप्लाई भेजेंगे, तो ए को वही अपनाना पड़ता है, ए को बी को ईमेल करके ही रिप्लाई भेजना पड़ता है। कोई और मोड वो नहीं यूज़ कर सकता था, प्रिस्क्राइब मोड पे जो बता रखा होता है उसी पे करना होता है। अगर बी चाहता है कि ए एक्सेप्ट करे, लेकिन ईमेल भेज के या फिर कॉल के थ्रू बी ने अगर ए को बताया है कि इसी तरीके से आप करोगे एक्सेप्ट, तो वही तरीका ए को अपने एक्सेप्टेंस का भेजना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। ये वही प्रिस्क्रिप्शन वाली बात जो मैंने ऊपर पहले समझाई थी। एक्सेप्टेंस ऑफ अ ऑफर मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर दैट इज डिमांडेड बाय द ऑफरर। वही सेम बात की, अगर बी ने बोला है ए को कि आप मुझे मेल करके ही एक्सेप्टेंस भेजेंगे या फिर आप मुझे कॉल करके ही एक्सेप्टेंस भेजेंगे, बताएंगे अपनी जो भी आपका जवाब है, तो उस सिनारियो में ए को वही करना होगा, वो कंडीशन को फुलफ़िल करना होगा और उसी तरीके से एक्सेप्टेंस अपनी भेजनी होगी। इफ़ और अगर इफ़ नो सच मैनर इज़ प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोई भी ऐसा मैनर प्रिस्क्राइब नहीं है, बी ने ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखी है, बी को ओके, बी ने बस अपना ऑफर दे दिया, अब एक ही मर्जी हो कैसे भी एक्सेप्ट करके बता दे उसे, बस बी तक बात पहुंचनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इट मस्ट बी इन रीजनेबल मैनर, मतलब एक रीजनेबल मैनर होता है। एक क्या हो सकता है, बी को कॉल कर दे, उसे लगे कि मेरे पास बी का नंबर है, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है दोनों के बीच रिलेशन, तो फिर वो मेल कर दे। मतलब वो कोई भी तरीका अपना सकता है। अगर बता नहीं रखा बी ने कि किस वे में एक्सेप्टेंस भेजनी है, तो बस मोटी मोटी बात ये है कि बी तक उस सिनेरियो में एक रीजनेबल वे में एक्सेप्टेंस पहुंच जानी चाहिए और बी की नॉलेज में आ जानी चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिर ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, communication of acceptance. Without the communication of acceptance to the proposal, the offer cannot be accepted. कम्युनिकेशन के बिना तो ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता है। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो as to be out of the power of the acceptor as against the acceptor and when it comes to the knowledge of the proposer. अब एक ऑफर कि कम्युनिकेशन कब पूरी होती है। ए ने बी को कार के लिए ऑफ़र किया था और वो कम्युनिकेशन कब पूरी हुई थी, जब बी के पास वो ऑफ़र पहुंच गया था, बी की नॉलेज में आ गया था कि ए ने बी को ऑफ़र भेजा है। बी की कम्युनिकेशन कब पूरी होगी, जब बी एक्सेप्टेंस भेजेगा, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं अब हम बी की तरफ से, और वो कब पूरी होगी, जब ए की नॉलेज में आ जाएगा कि मेरे पास बी का एक्सेप्टेंस आ चुका है, ठीक है। और यानी कि अगर वो लेटर भेज रहा है, मेल भेज रहा है, जब उसकी कंट्रोल से वो चीज़ बाहर हो जाएगी, ठीक है, सो वो पूरी हो जाएगी ऑलमोस्ट। एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट पुट्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि वो प्रोसेस होता है भेजने का, वो उस प्रोसेस में भेजने वाले प्रोसेस में स्टार्ट हो जाता है। एंड टू हिम हैज़ टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ एक्सेप्टर, और अब आप बी ने मान लो लेटर भेजा, तो अब एक बार लेटर पोस्ट कर देता है वो बी की रीच से बाहर हो गया, बी अब लेटर को रोक नहीं सकते, तो बी की तरफ से भी कम्युनिकेशन पूरा हो गया। अब बात आती है ए की नॉलेज में आने में, और यहाँ पे आके जब ए की नॉलेज में वो लेटर आ जाएगा कि मेरे पास बी का लेटर आ गया, उसने पढ़ लिया, एक्सेप्ट हो गया, वहाँ पे बी की तरफ से कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा। रेवोकेशन क्या होता है, अब इस बात को समझते हैं। रेवोकेशन मीन्स टेकिंग बैक और कॉलिंग बैक, and similarly in Indian Contract Act it means either taking back a proposal or taking back an acceptance. एक्सेप्टेंस की वीडियो कर रहे हैं तो एक्सेप्टेंस, आप ऑफर की वीडियो अगर देख कर आए तो आपको रेवोकेशन इससे पहले से पता होगा। एक्सेप्टेंस है किसी चीज़ को वापस लेना, मतलब रेवोकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस लेना, कैंसिल कर देना। आपने एक्सेप्टेंस भेजी है कि मुझे ये चीज़ आपकी लेनी है, आपका ऑफ़र मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन अब आपका मन चेंज हो रहा है, आप कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे इससे सस्ता कहीं और मिल रहा है, मैं किसी और का ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तो वहीं पर ना, अगर आपको वो कैंसिल करना है तो वो किस सिनेरियो में कैंसिल होगा, वो रेवोकेशन के अंदर आता है कि आप कैसे कैंसिल करेंगे। अब रेवोकेशन हो भी सकता है, नहीं हो सकता, वो चीज़ हम समझते हैं कि आपको कैंसिल करना होता है। रेवोकेशन का मतलब कि कैसे कैंसिल करेंगे। एग्जाम्पल सबसे पहले लेंगे, ए एक्सेप्टेड द ऑफर एंड डिस्पैच हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ए ने ना बी का कोई ऑफर, बी ने कोई ऑफर दिया होगा ए को, ठीक है, तो उसने ए ने बी का ऑफर एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक्सेप्टेड। अब ए ने अपना जो लेटर है ना रेवोकेशन का, वो बी को भेज दिया, लेटर डिसाइड, उसने बी को लेटर पोस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन लेटर उसे बाद में ये समझ आया कि मुझे तो क्या कहते हैं, ये नहीं मुझे वापस लेना, मुझे अब एक्सेप्टेंस नहीं भेजनी है, तो उसने मैसेज सेंड किया रेवोकेशन का टेलीग्राम के थ्रू। सपोज़ करो कि ना क्या कहते हैं,
7 अप्रैल को क्या कहते हैं ए के पास ऑफ़र पहुंचा था, और उसने ना 8 अप्रैल को मैसेज जो है मतलब अपना एक्सेप्टेंस भेज दिया था। अब वो 8 अप्रैल को पोस्ट हो गया है, बट वो ना क्या कर रहा है कि वो उसे अब याद आता है, उसे अचानक से ना 8 अप्रैल को पोस्ट करने के बाद शाम को याद आता है कि यार मुझे नहीं भेजना चाहिए था, मुझे वापस ले लेना चाहिए। तो वो अब क्या कर रहा है, वो 9 अप्रैल की सुबह टेलीग्राम के थ्रू मैसेज भेज रहा है। ठीक है। अब अगर उसका मैसेज जो है इस एक्सेप्टेंस के लेटर से पहले पहुंच जाता है, मैसेज किस चीज़ का था, रेवोकेशन का, कि उसे अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना है, मैं नहीं एक्सेप्ट करना चाहता आपका ऑफ़र। अगर वो 8 तारीख को जो लेटर भेजा था उससे पहले पहुंच जाता है रेवोकेशन का, तो वो बच जाएगा, मतलब कि ए का जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक हो जाएगा। बट अगर एक्सेप्टेंस का लेटर पहले पहुंच जाता है और रेवोकेशन का मैसेज बाद में पहुंचता है, तब उस सिनेरियो में ए का जो एक्सेप्टेंस है वो पहुंच चुका है, तो वो एक डील बन जाएगी, वो एक प्रॉमिस बन जाएगा, फिर ए पीछे नहीं हट सकता। ठीक है। सो इसका नोट भी देख लो आप, द रेवोकेशन मस्ट एंड शुड रीच बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेज, यानी कि रेवोकेशन है ना वो पहले पहुंचनी चाहिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से। समझ गए? तो ये इसके अंदर है। किस सिचुएशन में एक्सेप्टेंस जो है वो रिवोक हो सकता है? सो बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दिए थे कि रेवोकेशन का लेटर, पोस्ट, मैसेज कुछ भी पहुंच जाता है एक्सेप्टेंस का, तो आपका एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाएगा कि मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ऐसा कोई नोटिस पहुंच जाता है तो। या फिर लैप्स ऑफ टाइम, कि जैसे ए ने बी को ऑफ़र के साथ साथ एक्सेप्टेंस का टाइम भी दिया है कि बी को 1 हफ्ते के अंदर एक्सेप्टेंस देना है ए को, बट बी 1 महीना लगा देता है, तो वहाँ पे रेवोकेशन अपने आप ही हो जाएगा, ए का ऑफ़र भी गलत मतलब वापस हो जाएगा, और बी का जो रेवोकेशन है वो उसका भी कोई मतलब बी का जो एक्सेप्टेंस अगर बी उसके बाद भेजता भी है तो वो भी अपने आप ही रिवोक हो जाएगा, कोई उसका मीनिंग नहीं रहेगा। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रपोजल, यानी कि अगर कोई भी कंडीशन ए ने रखी है बी को कि तुम मुझे इस वे में ही रिप्लाई करोगे, तुम्हें सिर्फ लेटर के थ्रू ही रिप्लाई करना है, या फिर तुम्हें इतने टाइम में रिप्लाई करना है, या कुछ भी कंडीशन रखी हो जो बी फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्सेप्टेंस देते टाइम, तो वहाँ पर भी वो जो है रेवोक हो जाएगी, उसकी एक्सेप्टेंस अपने आप ही वो मानी नहीं जाएगी, और प्रपोजल जो है वो भी रेवोक हो जाएगा। डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, अगर ए ने बी को कुछ ऑफर किया, बी को एक्सेप्टेंस भेजनी थी बट भेजी भी, बट उससे पहले ए की डेथ हो गई है, देखिए तब भी ए उसको फुलफिल नहीं कर सकता, एक्सेप्टेंस लेने के बाद भी उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर सकता जिसके लिए ऑफर किया था, क्योंकि ए की तो डेथ हो गई। तो इस सिनेरियो में भी प्रपोजल एक्सेप्टेंस दोनों ही रिवोक हो जाएंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा केस लॉ, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस पाशुपति माथुराज, सॉरी मुथुराज। सो इसके अंदर फैक्ट्स क्या हैं, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मद्रास इनवाइटेड टेंडर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मार्केट, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने टेंडर्स इनवाइट किए थे मार्केट की कंस्ट्रक्शन के लिए, और जो प्लेंटिफ था यानी जिसने केस किया था उसका नाम था पाशुपति मुथुराज। ठीक है, और जो भी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होती है उसके लिए सॉरी। सबमिटेड द लोएस्ट टेंडर एंड द कॉरपोरेशन एक्सेप्टेड इट, उसने सबसे लोएस्ट टेंडर सबमिट किया था अपना, और जो कॉरपोरेशन थी जिसने इनवाइट किया था उसने उसका टेंडर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। द प्लेंटिफ देन साइन, यानी मुथुराज ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट और डिपॉजिट कर दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हो गई ना। हाउ एवर बिफोर द प्लेंटिफ कुड कमेंस, इससे पहले कि प्लेंटिफ यानी मुथुराज अपना काम स्टार्ट कर पाता, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर पाता, द कॉरपोरेशन रिवोक्ड इट्स एक्सेप्टेंस, यानी जो कॉरपोरेशन ने उसका टेंडर एक्सेप्ट किया था ना, कॉरपोरेशन ने उसे रिवोक कर लिया। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि सिग्नेचर्स हो चुके थे, मुथुराज ने सिग्नेचर कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया था, टेंडर एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो इसके बाद क्या रिवोक करना ठीक है टेंडर को? क्या कॉरपोरेशन अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकती है? एक्सेप्टेंस, कॉरपोरेशन ने उसके टेंडर को एक्सेप्ट किया था, क्या वो रिवोक कर सकती है? तो यही इशू है, वेदर द कॉरपोरेशन कुड रिवोक इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ दिस टेंडर आफ्टर द प्लेंटिफ हैड साइंड, जबकि प्लेंटिफ ने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अग्रीमेंट बन गया, साइन हो चुका है, यहाँ तक कि डिपॉजिटेड द सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हो गया है। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, द कोर्ट हेल्ड दैट द कॉरपोरेशन कुड नॉट रिवोक इट्स एक्सेप्टेंस, नहीं कर सकती है कॉरपोरेशन अपना एक्सेप्टेंस रिवोक टेंडर का,
क्योंकि प्लेंटिफ ने कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट साइन कर दिया है और सिक्योरिटी भी डिपॉजिट हो गई है, तो आप अब कंस्ट्रक्शन होएगी। द कोर्ट हेल्ड दैट द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेड आफ्टर दिस स्टेज वुड अमाउंट टू बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसके बाद भी अगर कंस्ट्रक्शन जो मतलब जो कॉरपोरेशन है वो कंस्ट्रक्शन रोकती है, वो एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहती है अपनी, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में काउंट होगा, यानी उसके ऊपर पनिशमेंट भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। तो उसके लिए उनको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में काउंट होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब सिर्फ एक प्रॉमिस की बात नहीं रह गई है। ठीक है, तो इसलिए वो इतना सब फॉर्मेलिटीज़ के बाद एक्सेप्टेंस के वो अब अपना वो कॉरपोरेशन अपना एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं कर सकती है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड आपको जिस भी कोई भी डाउट होता है, कोई टॉपिक की वीडियो चाहिए होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आनी चाहिए। थैंक यू।